हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में विद ज़ेन एजू हब, जिसके अंदर आपका बहुत बहुत इंतज़ार था। मुझे बहुत दिनों से मेरा लेक्चर अपलोड नहीं हुआ था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी और अभी वो पूरी सॉल्व हो गई है। मेरा टेक्निकल सिस्टम भी पूरा अच्छा हो गया है और साथ साथ में ही आप सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस भी समय पे, जिस भी टाइम पे, जो जैसे भी हालत में आप ये लेक्चर देख रहे हो, आई होप आपके पास नोटबुक, पेन है और एक मेरा स्क्रीन है और साथ में ही आईसीएसआई का मॉड्यूल है। और अगर नहीं भी है मॉड्यूल तो भी चलेगा, सिर्फ नोटबुक पेन होना ज़रूरी है और साथ में मेरा ये वीडियो होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपने मेरे लास्ट के जितने भी सेशंस अपलोड किए हुए हैं CSEET के प्लेलिस्ट के अंदर, वो सारे देख लिए हैं। और हमने लास्ट जो सेशन लिया था डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का, जिसके अंदर हमने इलुस्ट्रेशन 3 तक सॉल्व किया था। अगर कुछ कैमरा ग्लिच है तो 2 मिनट के लिए हम पॉज करेंगे, मैं कैमरा ठीक कर लेता हूँ और फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस, ऑटोमेटिकली कैमरा हमारा ठीक हो गया है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, जिसके अंदर हमने लास्ट सेशन में इलस्ट्रेशन 3 हमने कंप्लीट किया था। बट इसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन्स थे आईसीएसआई के आंसर से और हमारे आंसर से कुछ मिसमैच हो रहा था, करेक्ट। तो ये मिसमैच ना हो इसलिए हम अभी इस क्वेश्चन को एंड में सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको शायद सिर्फ डिक्टेट किया था, तो ये डिक्टेट करके आपको कुछ समझा नहीं होगा। तो मैं इसको एंड में, जब मेरा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन होगा इस लेक्चर के बाद में ये वाले चैप्टर के लिए, तो उसके अंदर मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है, ये पूरा इलस्ट्रेशन जो है, ये सॉल्व करके दिखाऊंगा और फिर इसके बाद ही हमारा चैप्टर एंड होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम होल्ड पे रखेंगे अभी और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमको डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर आगे क्या कहा गया है वो भी हमको पढ़ना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द असेट्स सोल्ड। जो भी हमारे असेट्स होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, वो सेल करने के बाद हमको कितना प्रॉफिट होता है या फिर कितना लॉस होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हमको आज सीखना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, तो हम नॉर्मली प्रॉफिट निकालते हैं सेल वैल्यू माइनस परचेस वैल्यू में से, मतलब सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट से। तो वही सेम फार्मूला लगभग यहाँ पर लगता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है यहाँ पर कि प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ असेट्स इक्वल्स टू सेल प्राइस ऑफ द असेट, मतलब सेल वैल्यू ऑफ द असेट, माइनस बुक वैल्यू ऑफ द असेट ऑन द डेट ऑफ सेल। हम नॉर्मल प्रॉफिट जो ट्रेड प्रॉफिट निकालते थे उसके अंदर क्या करते थे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते थे, बराबर, SP माइनस CP। बट यहाँ पर हमको क्या करना है, सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू करना है। और वो बुक वैल्यू किस दिन की होगी, एट द डेट ऑफ सेल ऑफ द एसेट। जो भी आप असेट सेल कर रहे होगे, वो जिस डेट को आप सेल कर रहे होगे उस डेट की जो भी वैल्यू होगी उस असेट की, वो आपकी क्या बन जाएगी, वहाँ पर अपना बुक वैल्यू बन जाएगी। और फिर आप उसको किस में से लेस करोगे, आपका जो भी सेलिंग प्राइस होगा आपके एसेट का, उसमें से लेस करके आपका जो भी आंसर आया, या पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट और नेगेटिव अगर आंसर आया तो आपका लॉस ऑन सेल ऑफ असेट बन जाएगा। और इसके बाद बुक वैल्यू ऑफ सेल ऑफ असेट क्या कैसे निकालते हैं, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट जो भी होगी आपकी, जो भी आपकी परचेस प्राइस होगी वो असेट की, उसमें से टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द असेट टिल द डेट ऑफ सेल आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और वो माइनस करने के बाद आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी, आपकी बुक वैल्यू ऑफ असेट ऑन द डेट ऑफ सेल। और हमेशा याद रखना, बुक वैल्यू ऑफ असेट ऑन द डेट ऑफ सेल ये एट लास्ट 0 आ सकता है, बट 0 से कम नहीं जाएगा। ये निगेटिव फिगर कभी भी नहीं होगी, ठीक है। बुक वैल्यू कभी भी निगेटिव फिगर नहीं आती है, तो ये आपको याद रखना है। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है 0 के आगे, बट निगेटिव फिगर नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका व्हाट इज, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड हाउ टू कैलकुलेट बुक वैल्यू ऑफ
असेट ऑन द सेल ऑफ डेट ऑफ सेल। तो ये आप किस लिए करते हो, तो असेट्स में बी सोल्ड और डिस्कार्डेड बिफोर और ऑन द एक्सपायरी ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। मतलब समझो मैंने एक फर्नीचर लाया था और वो फर्नीचर मेरा सिर्फ 10 साल काम आने वाला था, तो वो 10 साल मतलब क्या है, उसका एक्सपायरी पीरियड है। तो वो एक्सपायरी के बाद मुझे उसका कुछ काम नहीं है, तो मैं उसको बेच देने वाला हूँ। तो वो जो भी बेचना होता है, तो वो बेचने पर जो भी हमको वैल्यू मिलती है, तो वो उसके अंदर हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो हमको देखना पड़ता है। तो देन इट इज़ कैलकुलेट नेसेसरी टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस इफ़ एनी ऑन सच सेल। तो अगर उस सेल पर हमको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, वो हमको कैलकुलेट करके कहाँ दिखाना पड़ता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ता है। इसके बाद द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर पास्ड टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन्स व्हेन डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द असेट अकाउंट ऑन द सेल ऑफ असेट। अब आप सेल कर रहे हो असेट का, तो आप डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे, आपको वो देखना है, ठीक है। डायरेक्टली जब आप चार्ज कर देते हो तो वो कैसे होगा। तो आपका सबसे पहली एंट्री आएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट विद द सेल प्राइस। मतलब पहले ऑन द सेल ऑफ असेट आप क्या करोगे, आपका बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। क्यों? क्योंकि पैसा आपको मिल रहा है वो सेल करने के बाद। तो आपका डेबिट व्हाट कम्स इन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारा असेट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो हमारे असेट अकाउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। और जो भी हमारा अमाउंट होगा, वो अमाउंट क्या होगा, जो भी अपनी सर्टन एक्स जो अपनी जो भी सेल प्राइस होगी उसके लिए डिसाइडेड, वो अमाउंट से आप यहाँ पर एंट्री पास करोगे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो कैसे आप रिकॉर्ड करोगे। तो अगर समझो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट अगर होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगा, बराबर। तो वो क्रेडिट साइड में अगर जाएगा तो आपको वहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको करना पड़ेगा असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा असेट अकाउंट, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, फॉर द प्रॉफिट ऑफ सेल ऑन असेट, तो वो बनेगा हमारा असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यही अगर हमारा लॉस होगा, अगर लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, इसी एंट्री को रिवर्स करेंगे। कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट का एंट्री बन जाएगा। इसके बाद व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्टली डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता था। अभी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अगर मेंटेन किया जा रहा है तो कैसे एंट्री पास करनी है हमको वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इंक्लूडिंग द डिप्रिसिएशन क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ सेल। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमने जितने साल के डिप्रिसिएशन हमने प्रोविज़न के अंदर डाल रखे हैं, वो सारे प्रोविज़न में डाला हुआ डिप्रिसिएशन हमको ट्रांसफ़र करना होगा। किसको ट्रांसफ़र करना होगा, वो पर्टिकुलर असेट को, जहाँ जो असेट हम क्या करने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं, वो असेट को हम ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद हम हमारा सेल करेंगे। तो हमारी सबसे पहली एंट्री क्या आएगी इस वाले चीज़ के अंदर, तो अभी देखो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे डिप्रिसिएशन चार्ज करते टाइम। तो वो डिप्रिसिएशन जितना भी हमने चार्ज कर रखा है ना, जो जितना भी हमारे लाइबिलिटीज साइड में बैलेंस है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का, उसको हमको डेबिट करके क्या करना पड़ेगा, असेट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मतलब ये हमारे असेट का बैलेंस हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो हमारा एंट्री क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, ये क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगी। और जितना भी वो असेट का डिप्रिसिएशन हमने चार्ज किया था, उतना ही असेट का डिप्रिसिएशन आपको ट्रांसफ़र करना है। बाकी के असेट्स का डिप्रिसिएशन नहीं उठाना है अपने को प्रोविजन में से, सिर्फ वो पर्टिकुलर असेट, समझो मैं मशीनरी बेच रहा हूँ तो सिर्फ मशीनरी का ही आपको डिप्रिसिएशन जितना आपने चार्ज किया है
लास्ट 2-3 ईयर्स 4 ईयर्स जितने भी आपका एक्स पीरियड होगा, एक्स नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, उतना आपको प्रोविज़न ट्रांसफ़र करना है आपके उस स्पेसिफिक असेट अकाउंट के अंदर। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे तो सेल करोगे। तो वो सेल के लिए आपकी फिर से एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ये क्या आ जाएगा हमारा, सेल ऑफ असेट आ जाएगा। और इसके बाद अगर हमको प्रॉफिट होता है, ठीक है, या फिर हमको लॉस होता है, तो हम क्या एंट्रीज करेंगे। तो अगर लॉस होता है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। मतलब ये हमने ऊपर जो एंट्रीज पढ़ी थी ये दो सेम एंट्रीज है, बस यहाँ पर हमारी पहली एंट्री बढ़ जाती है प्रोविजन को असेट में ट्रांसफ़र करना। बस इतना ही हमारा काम होता है, पहले उतना कर लो और फिर जो भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस हमको डिवाइड करके, मतलब जो भी आएगा उसको ट्रांसफ़र करना होता है। प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, लॉस आया तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये हो गई अगर प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन किया जाता है बुक्स के अंदर। अगर प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन इज़ मेंटेन्ड ऑन सेल ऑफ असेट, alternatively it is suggested to open asset disposal account. In such case the following accounting entries may be passed. अभी देखो दो टाइप है फिर इसमें भी। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हमने ओपन किया था बराबर, और हमने ऊपर के इसमें पढ़ा डायरेक्टली प्रोविजन क्या कर दो आप, इधर ट्रांसफ़र कर दो और आपकी जो भी सेल की एंट्रीज होगी वो पास कर दो। बट अगर आपको कहा गया है कि आपको असेट डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट करके उसके अंदर आपको जो भी एंट्रीज है सेल की वो पास करनी है, तो आप असेट डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पर कैसे जर्नल एंट्रीज करोगे, तो वो आपको अभी देखना है। तो सबसे पहले आपका आएगा ऑन ट्रांसफ़र ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। जो भी आपके फिक्स्ड असेट हो गए, समझो आपने 10 लाख रुपए को मशीनरी परचेस की थी और उसका आप प्रोविज़न देते आपने 5 साल का प्रोविज़न दे दिया है, ठीक है, बट अभी 5 साल की वैल्यू हमारी बाकी है। बट हमारे असेट अकाउंट जो भी था वो कभी डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम प्रोविज़न बनाते थे, तो वो हमारे असेट अकाउंट कभी भी लेस हुआ ही नहीं, वो 10 लाख का 10 लाख ही दिखेगा हमारे बैलेंस शीट के अंदर। तो उसको हमको क्या करना है, सबसे पहले असेट डिस्पोजल अकाउंट को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो वो ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे असेट अकाउंट में डेबिट बैलेंस था उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टू असेट अकाउंट बन जाएगा। और हमको डेबिट क्या करना होगा, तो हमको असेट डिस्पोजल अकाउंट को हम बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो असेट डिस्पोजल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पर, असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे किस चीज़ के अंदर, हमारे असेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। इसके बाद फिर से सेल की एंट्री अब हम क्या करेंगे, सेल की एंट्री में हम ऊपर अभी तक देखते आए थे बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट देखते आए थे, बट हमने इस वाले केस के अंदर क्या कर दिया, अब हमने असेट डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट कर दिया। तो हमने जितना हमारा असेट का बैलेंस था वो असेट डिस्पोजल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, तो असेट अकाउंट वैसे भी क्लोज हो गया हमारा। तो यहाँ पर हमको अभी क्या करना पड़ेगा, ऑन द सेल ऑफ असेट हमको एंट्री करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। ये हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी हमारे बुक्स के अंदर। ऑन द सेल ऑफ असेट आप ये वाली एंट्री करोगे अगर आपने असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाया है तो, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वैसे कहा गया है तो। इसके बाद ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। जो भी आपने प्रोविज़न बना के रखे थे आपके असेट के लिए, जो भी डिप्रिसिएशन के प्रोविज़न आपने बना के रखे थे उसको आप कैसे ट्रांसफ़र करोगे, तो आपको प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करना है और टू असेट डिस्पोजल अकाउंट आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, जो आपने ऊपर किया था। यहाँ पर देखो प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट आपने डेबिट किया था और टू असेट अकाउंट क्रेडिट किया था, तो अभी हमको उसका ही एक सिमिलर एंट्री पास करनी है। क्या, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। ये हमारी क्या बन जाएगी,
यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट ट्रांसफ़र करने की एंट्री बन जाएगी। इसके बाद अभी फिर हमारा जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर या तो आपका प्रॉफिट हो सकता है या तो आपका लॉस हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट अगर होगा तो आप करोगे असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर आपका लॉस होगा तो आप एंट्री पास करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। अभी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो ये आई होप आपको ये वाले जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ गए हैं। नहीं समझे है तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देखो, स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो, बट आपको ये वाले एंट्रीज समझना ज़रूरी है। इसके बाद ही हम हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमको दिया गया है यहाँ पर इलस्ट्रेशन 4। तो ये इलस्ट्रेशन 4 भी मैं क्या करूँगा, प्रैक्टिस सेशन के अंदर लूँगा। अभी सिर्फ आपको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट जो थियरी पार्ट है वो बचा हुआ मैं थियरी पार्ट आपको समझा देता हूँ, और फिर डेप्रिसिएशन का ये लास्ट पॉइंट है, और फिर एक अमोर्टाइजेशन का पॉइंट है। इतना मैं समझा करके यहाँ पर पॉज लूँगा, और अगर लगे तो इसी लेक्चर में कंटिन्यू कर लूँगा या फिर अलग से वीडियो एक पोस्ट कर दूँगा आपके जो भी इजी जाएगा वे देखने के लिए उसके हिसाब से, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जो भी है क्या, डेप्रिसिएशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, ठीक है। तो 1 मिनट या 2 मिनट का ब्रेक ले करके हम इसको स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग पानी पी लो, चाहिए तो इलस्ट्रेशन 4 देखो और सिर्फ देख के आगे बढ़ो, उसको सॉल्व करना नहीं है अभी, मैं बाद में उसको सॉल्व करा के दूंगा आपको, ठीक है। तो पानी पियो, कुछ खाओ और फिर स्टार्ट करो हमारा नेक्स्ट पॉइंट। यस तो चलो ब्रेक के बाद अभी शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है डेप्रिसिएशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। इसके अंदर क्या कहा गया है हमको वो देखना है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिस्टम करके एक कंसेप्ट होती है, वो हमको इस वाले पॉइंट के अंदर पढ़नी है, ठीक है। तो हम अभी पढ़ेंगे और समझेंगे इसको क्या कहा गया है। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट इन्फ्लेशनरी कंडीशंस it will be appropriate to provide for depreciation on the replacement cost instead of the historical cost. This is because of the fact that depreciation is provided for replacing the asset. Sufficient funds will not be available for replacing an asset at the end of its serviceable life. If depreciation is provided on the basis of historical cost, there is substantial increase in the cost of the new asset to replace the old asset, but the following difficulties may crop up with replacement cost system is used. तो नॉर्मली क्या कहा गया है, जब हम कोई असेट रिप्लेस करते हैं हमारे कंपनी के अंदर या हमारे फर्म के अंदर, कोई भी मशीनरी समझो हमको रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो वो मशीनरी रिप्लेस करते वक्त हम ये समझ में नहीं लेते हैं कि उसकी हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, जिसके कारण वो डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। बट जबकि इन्फ्लेशन की वजह से ऑलरेडी वो मशीनरी की कीमत बढ़ चुकी है, ठीक है। इन्फ्लेशन आने की वजह से ऑलरेडी मशीनरी की कीमत बढ़ चुकी है, बट वो हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट से डिप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से वो वैल्यू बहुत कम हो गई, और उसकी वजह से हमको जो असेट रिप्लेस करना है तो उसके लिए हमको कॉस्ट ज़्यादा लग सकती है, हमारा लॉस ज़्यादा हो सकता है उस चीज़ के अंदर। इसलिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिस्टम के अंदर डिप्रिसिएशन हम चार्ज कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमको अभी क्या कहा गया, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ है जो ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिस्टम यूज़ करके हम उसको क्रॉप अप कर सकते हैं, मतलब उसको हम डिमिनिश मतलब ख़त्म कर दे सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या कहा गया है तो देखते हैं हम। तो एस्टिमेटिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन एडवांस इज़ डिफ़िकल्ट। जो भी आपका एस्टिमेटिंग होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट का, वो एडवांस में फाइंड आउट करना
डिफ़िकल्ट होगा हर किसी के लिए। उसके बाद द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। ठीक है, जो भी इनकम टैक्स के अंदर हमको डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए अलाउड है, वो इनकम टैक्स ने अथॉरिटी ने मतलब क्या किया है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस के जो भी डिप्रिसिएशन चार्ज होंगे उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है। जो इनकम टैक्स एक्ट में बोला गया है बस उतना ही डिप्रिसिएशन आपको क्या करना है, यहाँ पर चार्ज करना है। उसके बाद द मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट ड्यू टू इन्फ्लेशनरी कंडीशंस इज प्रेफर्ड बट नॉट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। जैसे इन्फ्लेशन होता है, जैसे प्राइसेस बढ़ती है, वैसे कोई कोई चीज़ की प्राइस कम भी होती है। तो ये जो मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन है ये सिर्फ इन्फ्लेशनरी कंडीशंस के अंदर प्रेफरेबल है, ना कि हमारे अगर कोई चीज़ की कीमत कम हो रही है तो उस समय में हम दिस मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन वी कैन नॉट अप्लाई ऑन आवर असेट्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट डिप्रिसिएशन शुड बी चार्ज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट एंड एनी डेफिशिएंसी और सरप्लस अराइजिंग ड्यू टू सेल ऑफ सच असेट शुड बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे कंपनीज एक्ट में भी कहा गया है कि जो भी डिप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे वो ओरिजिनल कॉस्ट मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट पर चार्ज करोगे, और उसके बाद उसके बेचने पर आपको जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी आपको लॉस होगा वो आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमको ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर हम फिर हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं, सॉरी हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला लगा सकते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाला नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद एनी न्यू असेट परचेस्ड विथ फ्यू एक्सेप्शंस इज ऑलवेज बेटर क्वालिटी दैन द असेट रिप्लेस्ड। जब कभी भी हम असेट रिप्लेस करते हैं ना, तो वो असेट रिप्लेस करने की जगह हम अगर न्यू असेट अच्छा परचेस करेंगे तो हमको कभी भी बेटर क्वालिटी मिलेगा। ये भी एक उसका क्या बोल सकते हैं हम डिफ़िकल्टी है, जिस वजह से रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिस्टम यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज थी, हेंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द असेट रिप्लेस्ड। These difficulties can be obviated by taking the following steps। अब ये difficulties हम कैसे कम कर सकते हैं? तो ये difficulties कम करने के लिए the additional amount required for replacing the asset over and above the original cost of asset may be estimated. Every year an appropriate amount must be transferred from profit and loss account besides usual depreciation on asset to provide for additional amount required for replacement of the asset over and above the original cost of the asset। अभी इसके अंदर हमको क्या कहा गया है, अगर कुछ नहीं समझा हो तो फिर से पढ़ना, फिर से समझना। अगर वन गो में अगर आपको समझ गया हो तो फिर अच्छे से उसको मगअप कर लेना है। तो अभी हम फिर से पढ़ेंगे, अगर किसी को नहीं समझा होगा फिर से ध्यान देंगे, ठीक है। Additional amount required for replacing the asset over and above the original cost of the asset may be estimated। मतलब क्या, जो भी आपका ओरिजिनल कॉस्ट होगा असेट का, उसके ऊपर एडिशनल जो भी आपको अमाउंट पे करनी होगी वो उसके रिप्लेसमेंट के लिए, तो वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं बराबर हर साल। तो एवरी ईयर एन अप्रोप्रिएट अमाउंट मे बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिसाइड्स यूजुअल डिप्रिसिएशन ऑन दैट असेट। तो अगर हम ये एस्टिमेशन कर सकते हैं कि उसका ओरिजिनल एडिशनल अमाउंट क्या होगा वो रिप्लेसिंग करने के लिए, वो कॉस्ट का मतलब वो असेट का, तो वो हम अमाउंट क्या करेंगे हर साल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे बिसाइड्स यूजुअल डिप्रिसिएशन। यूजुअल डिप्रिसिएशन तो चलता रहेगा, उसके साथ साथ हम एडिशनल अमाउंट जो हम आइडेंटिफाई करेंगे ना, जो हम एस्टिमेट करेंगे, वो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। टू प्रोवाइड फॉर एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट ओवर एंड अबव द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट, जिसके कारण क्या मिलेगा हमको, वो हमारा जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का खर्चा आने वाला था वो वहाँ पर हमारा
ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। इट मे बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट रिजर्व क्रिएट करना है। जैसे आप डेप्रिसिएशन के लिए रिजर्व तैयार करते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वैसे ही ये है रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट, ये भी एक रिजर्व ही है एज लाइक प्रोविजन, ये भी लाइबिलिटी आपकी बन जाती है। इसके बाद सेकंड आप क्या कर सकते हो, द रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट में बी क्रेडिटेड एवरी ईयर विथ इंटरेस्ट एट करंट रेट ऑन द एक्यूमुलेटेड बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट। मतलब ही क्या, आपके हर साल आपने जो एस्टिमेट करके बैलेंस ट्रांसफ़र किया है आपके रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट के अंदर, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हो। ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पर डेप्रिसिएशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स का। अगर ये वाला पॉइंट या ये वाला टॉपिक किसी को समझा नहीं होगा, ये रिप्लेसमेंट ऑफ असेट वाला, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर दिया गया है सिलेबस के अंदर। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सम भी नहीं है, और थियोरेटिकल में आया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है जब डिफ़िकल्ट पेपर निकलेगा तब, बट मोस्टली डेप्रिसिएशन के अंदर आपको अकाउंट्स बनाना सीखना है, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं वो सीखना है। ये थियोरेटिकल पार्ट है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसके ऊपर ध्यान तो देना है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना रिलेवेंट नहीं है आपके लिए। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन मतलब क्या, तो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में शायद फर्स्ट पार्ट के अंदर बोला था कि एमोर्टाइजेशन मतलब डेप्रिसिएशन ही है, बस वो इनटेंजिबल असेट्स के ऊपर दिया जाने वाला डेप्रिसिएशन है, उसको एमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो ये मैंने सिंपल एक सेंटेंस में आपको तब बताया था, अभी हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे कि हमारे मॉड्यूल के अंदर हमको क्या कहा गया। तो सबसे पहले एमोर्टाइजेशन इज प्रोसेस अकाउंटिंग प्रैक्टिस ऑफ स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ एन इनटेंजिबल असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। मतलब ही हम टेंजिबल असेट्स में क्या करते थे, डिप्रिसिएशन करते थे, उसके यूजफुल लाइफ को वो एक एक कॉस्ट हम हर साल देते मतलब कम करते जाते थे। वैसे ही हमको एमोर्टाइजेशन में क्या करना है, इनटेंजिबल असेट्स की कॉस्ट हमको क्या करनी है, कम करनी जानी है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इंटेंजिबल असेट्स का कोई फिजिकल रूप नहीं होता है, उसके वजह से उसकी वैल्यू वैसी रहती है, बट वो एट लास्ट असेट्स है। तो वो असेट्स होने की वजह से हमको क्या करना पड़ता है, उसको वैल्यू वक्त के साथ हमको उसको कम करते जानी पड़ती है। तो वो कम करने को ही हम क्या कहेंगे, यहाँ पर एमोर्टाइजेशन कहेंगे। दीज कैन इंक्लूड पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स, कॉपीराइट्स, कॉस्ट ऑफ इंक्लूडिंग बॉन्ड्स टू रेज कैपिटल्स और ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट। ये अलग अलग चीज़ें, ये जो आपके असेट्स है, ये क्या बन जाएंगे यहाँ पर, इनटेंजिबल असेट्स बन जाएंगे, और इसको हमको एमोर्टाइजेशन मतलब ही एक कॉस्ट हमको चार्ज करना पड़ेगा ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एमोर्टाइजेशन इज टिपिकली एक्सपेंस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। इसके अंदर स्ट्रेट लाइन बेसिस से दिया जाता है जो भी खर्चा देना है आपको हर साल। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या अदर मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन इसके अंदर नहीं है, स्ट्रेट लाइन बेसिस के अंदर ही आपको एमोर्टाइज करना है आपके इंटेंजिबल असेट को। इसके बाद द सेम अमाउंट इज एक्सपेंस्ड इन ईच पीरियड ओवर द असेट्स यूजफुल लाइफ। आपने एक बार एक अमाउंट निकाल ली तो हर साल आपको वही अमाउंट उसमें से लेस करना है, और वो लेस करते करते ही आप वो असेट का वैल्यू कम करते जाओगे, हर साल आपका वो अमाउंट चेंज नहीं होगा। Assets that are expensed using the amortization method typically do not have resale or salvage value। जो भी intangible assets होते हैं उसको resale value या फिर salvage value नहीं होता है, क्योंकि वो scrap नहीं हो सकते कभी, वो है ही नहीं scrap होने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में कहे तो वो सिर्फ बैलेंस शीट में है हमारे, वो एक्चुअल में हमारे पास है नहीं, बट उसको भी हमको एमोर्टाइज करना पड़ता है, और उस वजह से उसका रीसेल वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि वो एक्चुअल में है नहीं। और
सैल्वेज वैल्यू, रीसेल वैल्यू ना होने के कारण पूरा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा एंड तक। उसके बाद एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, ये कैसे क्यों किया जाता है अब वो देखते हैं। तो टू पर्पज़ क्या है इसका, टू ग्रेजुअली रिड्यूस द वैल्यू ऑफ नॉन फिजिकल असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, रिफ्लेक्टिंग द कॉस्ट टू बेनिफिट स्प्रेड एज असेट जनरेट्स रिवेन्यू। समझो कोई पेटेंट है, कोई ट्रेडमार्क है, उसके वजह से आपको रिवेन्यू जनरेशन में हेल्प हो रही है, करेक्ट। तो वो हेल्प होने की वजह से आपके कॉस्ट मतलब आपके बेनिफिट्स बढ़ रहे हैं, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, नॉन फिजिकल असेट्स का यूजफुल लाइफ जो है, मतलब वो हमको पता है ये 10 साल तक ही चलने वाला है, ये वाला ट्रेंड 5 साल तक ही चलने वाला है। तो उस ट्रेंड को आप 5 साल में ही क्या कर दोगे, धीरे धीरे अमोर्टाइज कर दोगे, और जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें से आप अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस लेस करके आपका प्रॉफिट कम कर सकते हो। इसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, तो कौन कौन से पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट्स है, आपका गुडविल है या फिर आपका सॉफ्टवेयर वगैरह है, ये सब आपके इंटेंजिबल असेट्स होते हैं। इसके बाद मेथड सिमिलर टू डिप्रिसिएशन for tangible assets, the total cost of intangible asset is divided and recorded as an expense over several year। जैसे डिप्रिसिएशन के अंदर हम करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, वैसे ही सेम हमको अमोर्टाइजेशन के लिए करना है। तो इसके ऊपर इलस्ट्रेशन दिया गया है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये हम एंड में देखेंगे सारे प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते टाइम। और अभी हम यहाँ पर अमोर्टाइजेशन वर्सेस डिप्रिसिएशन का की डिफरेंस दिया गया है। तो ये की डिफरेंस आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ से इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना होगा। ये मैंने ऊपर जितना पढ़ाया है वही इसमें क्या कहा गया है, वर्ड्स में लिखा गया है इसको, ठीक है। तो ये आप खुद से पढ़ोगे, नहीं समझा तो मुझे बाद में पूछोगे, ठीक है। आप सबके पास मॉड्यूल होंगे, नहीं होंगे तो आपको PDF अवेलेबल है ICSI की वेबसाइट के ऊपर, या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो ये 5 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं और अच्छे से समझ लेने हैं। आपको ये एग्ज़ाम के अंदर आने के चांसेस है 20% सिर्फ, ठीक है। 80% आपको प्रैक्टिकल सम ही आएगा डिप्रिसिएशन का। अगर गलती से किसी एग्जामिनर के दिमाग में आ गया कि भाई, पेपर जो सेट करेगा उसके दिमाग में आ गया कि भाई मेरे को थियरी पूछना है, तो वो ये वाला क्वेश्चन हमेशा डालेगा कि डिफरेंस बिटवीन अमोर्टाइजेशन एंड डिप्रिसिएशन बताओ क्या होता है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ अभी हमारा चैप्टर जो है, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अभी सिर्फ बचते हैं हमारे प्रैक्टिकल सम्स। तो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इतने कुछ क्वेश्चंस दिए नहीं हैं, तो इसके अंदर जितना सिर्फ इलस्ट्रेशंस है, शायद सिर्फ 5 इलस्ट्रेशंस है, तो ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो हम ये तो सॉल्व करेंगे ही, अगर और इसके साथ मैं आपको एक PDF दे दूंगा, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, या फिर अगर समझो मुझे नहीं देने हैं या मेरे से अगर पॉसिबल नहीं हुआ क्वेश्चंस देना, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, CA फाउंडेशन का मॉड्यूल निकाल सकते हो, वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके अंदर जितने भी आपको डिप्रिसिएशन के, अमोर्टाइजेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वो सॉल्व करने हैं आपके खुद के बेटर प्रिपरेशन के लिए CSEE के एग्ज़ाम को, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझा है, थियोरेटिकल पार्ट। अभी हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे ये 3rd क्वेश्चन करना है, 4th करना है, और हमको 5th वन सॉल्व करना है, ठीक है। तो 5th वन मैं डायरेक्टली अभी आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी हमारा अमोर्टाइजेशन हुआ है। तो अमोर्टाइजेशन का ये क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट मैं डिक्टेट करूँगा सिर्फ, और 3rd और 4th हम क्या करेंगे, मैं एक्सेल पे सॉल्व करूँगा और आपको आपके नोटबुक के अंदर सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं अभी हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 5 को। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है हमको,
ABC and company registered a patent on 1st April 2024, developed at a cost of rupees 12 lakh and spent rupees 1 lakh toward legal and registration fees. ठीक है, the patent is granted for 10 years. The book are closed on 31st March every year. Show the patent account and amortization accounts for year ended 31st March 25 and 31st March 2026. तो अभी हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा? सिंपल क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड हम जो करते थे वही हमको एमोर्टाइजेशन के अंदर करना है। तो हमारा कॉस्ट क्या है? हमारा पेटेंट रजिस्टर करना और डेवलपमेंट का कॉस्ट कितना है हमारा? तो 12 लाख रुपीज़ प्लस 1 लाख रुपीज़। तो ये सारा कहाँ पर चार्ज होगा? आपके पेटेंट अकाउंट को चार्ज होगा। तो सबसे पहले पेटेंट अकाउंट में हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? पेटेंट अकाउंट में हमारा आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 12 लाख रुपीज़, आपका कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद टू बैंक अकाउंट लीगल एंड रजिस्ट्रेशन फीस 1 लाख रुपीज़। ये आपका 1 अप्रैल 2024 को पेटेंट क्या हो जाएगा? आपके बुक्स के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमको क्या दिया गया है? 10 ईयर्स का यूजफुल लाइफ है और हर साल हम 31 मार्च को बुक्स हमारे क्लोज करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अभी यहाँ पर हमको यूजफुल लाइफ, वैल्यू ऑफ पेटेंट वो लेकर के हमारा जो स्ट्रेट लाइन मेथड वाला फॉर्मूला है उसके अंदर लगा करके हमको हमारा अमोर्टाइजेशन का कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा। अमोर्टाइजेशन कितने वैल्यू से हमको करना है वो ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? हमारा यूजफुल लाइफ हमको 10 ईयर्स दिया गया है, हमारा सैल्वेज वैल्यू इसके अंदर नील होता है, हमेशा 0 आएगा। और हमारा वैल्यू ऑफ पेटेंट मतलब वैल्यू ऑफ असेट हमारा कितना हो गया यहाँ पर? 13 लाख्स, क्योंकि 12 लाख्स हमारा डेवलपमेंट कॉस्ट और 1 लाख हमारा लीगल एंड रजिस्ट्रेशन फीस। तो टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स 13 लाख माइनस सैल्वेज वैल्यू हमारा 0 आएगा। तो 13 लाख डिवाइड बाय हमारा यूजफुल लाइफ हो जाएगा 10 ईयर्स। तो हमारा अमोर्टाइजेशन जो एनुअल अमोर्टाइजेशन का अमाउंट है वो आएगा हमारा 1,30,000 रुपीज़। और ये 1,30,000 हर साल सेम अमाउंट रहेगा। यहाँ पर आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नहीं यूज कर सकते हो, आपको सिर्फ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करना है। तो आंसर के अंदर हमारा फिर 31 मार्च 2025 को एट द ईयर एंड हमारा अमोर्टाइजेशन कितने रुपीज़ से आ जाएगा? रुपीज़ 1,30,000। और हमारा फिर बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा 1,70,000 रुपीज़। और वही हम नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करेंगे 1,70,000 और उसमें से ईयर एंड को हम अमोर्टाइजेशन चार्ज करके फिर से 1,30,000 कम कर देंगे। और फिर हमारा 31 मार्च 26 को हमारा बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा 10,40,000 रुपीज़। तो ये हो गया आपका पेटेंट वाला अकाउंट। और अमोर्टाइजेशन अकाउंट आपको पता है, जैसे डिप्रिसिएशन अकाउंट करना है वैसे ही अमोर्टाइजेशन अकाउंट करना है। इसके अंदर आप क्या करोगे? 31 मार्च 25 को पेटेंट की तरफ से मतलब एंट्री आई कितनी की? 1,30,000 की, और वही हमने ट्रांसफ़र कर दी कहाँ पर? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। फिर 31 मार्च 26 को एंट्री आई 1,30,000 की, वो हमने ट्रांसफ़र कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो ये हमारा अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया? टैली हो गया। ये टैली होना ही है, आपको इसका बैलेंस नहीं आता है अमोर्टाइजेशन का, ठीक है? ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इसको ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो गया। आई होप आपको ये समझा है। अमोर्टाइजेशन आपको अगर आया क्वेश्चन में तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। डिफ़िकल्ट लेवल सिर्फ आपको डिप्रिसिएशन की ही आएगी, ठीक है? तो अभी हम सॉल्व करेंगे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 का हम अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है ऑन 1 अप्रैल 2022 अ फर्म परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹2 lakh. On 1 October in the same accounting year a machinery of costing 1 lakh was purchased, मतलब एडिशनल मशीनरी, 2 मशीनरी परचेज किए एक साल में। On 1 October 2023 the machinery purchased on 1 April 2022 having become obsolete was sold for ₹90,000, ठीक है? On 1 October 2024 new machinery was purchased for ₹2,50,000.
थर्ड मशीनरी आई है, ठीक है। While the machinery purchased on 1st October 2022 was sold for 85,000 on the same day, मतलब सेकेंड मशीनरी भी हमने बेच दी और थर्ड मशीनरी परचेज की कब, 1 अक्टूबर 2024 को। द फर्म प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 10% पर एनम ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, मतलब ये स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पर है। आपको ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डिप्रिसिएशन 10% के हिसाब से चार्ज करना है। शो मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 3 अकाउंटिंग ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2025। 3 साल का आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट आपको दिखाना है और उसका एंडिंग होगा 31 मार्च 2025 पर, मतलब आपको 24-25, 23-24 एंड 22-23 यहाँ से दिखाने हैं। 3 साल के आपको अकाउंट्स दिखाने हैं। तो हम अभी ये वाला क्वेश्चन जो है वो एक्सेल पर सॉल्व करेंगे। मैं आपको नोटबुक में लिखना है, मैं एक्सेल पर सॉल्व करूँगा, ठीक है। मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी ए सेकेंड। तब तक आप नोटबुक तैयार करिए आपकी लिखने के लिए। आप फॉर्मेट्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हो, तब तक मैं एक्सेल का मेरा जो लास्ट लेक्चर का ये था मैं वो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यस, आई होप आपको अभी स्क्रीन के ऊपर एक्सेल भी दिख रहा है और क्वेश्चन भी दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया है, आपके सामने भी वो क्वेश्चन रहेगा और साथ में स्क्रीन पर भी रहेगा। और साथ साथ में हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, हमारा एक्सेल अकाउंट, एक्सेल के अंदर हमारा मशीनरी अकाउंट और जो भी हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो बनाएंगे, ठीक है। तो मैं नया मेरा फॉर्मेट ले रहा हूँ, तो न्यू फॉर्मेट के अंदर हम अभी इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपका फॉर्मेट रेडी हो गया है तो आप स्टार्ट कर सकते हो आपका क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए, और बाद में मेरे साथ टैली भी कर सकते हो, ठीक है। तो रुकना नहीं है मेरे लिए, स्टार्ट करना है आपने। मैं तो आपको बताने ही वाला हूँ, पर जब आप खुद से करोगे तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी आएगी, ठीक है। तो इसलिए अगर हो गया होगा आपका फॉर्मेट क्रिएट करके तैयार करके, तो आप स्टार्ट कर लो अपना आंसर सॉल्विंग के लिए। कम से कम आप मशीनरी परचेज की एंट्री तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको सभी का भी फॉर्मेट रेडी है, मेरा भी फॉर्मेट रेडी है। और अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा आंसर। यस, तो माय फॉर्मेट इज़ रेडी। तो सबसे पहले हमको 1 अप्रैल 2022 दिया गया है, ठीक है। हमको वहाँ से स्टार्ट करना है। तो पर्टिकुलर्स में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट,
पहला परचेज़ किया, फर्स्ट मशीनरी हमने परचेज़ की ₹2 lakhs की, ठीक है। तो ये आ जाएगी मशीनरी, ब्रैकेट के अंदर मशीनरी 1, ठीक है। इसके बाद उसी साल में हमने 1 अक्टूबर 2022 को हमने परचेज़ की थी सेकेंड मशीनरी। तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा हमारा 2 बैंक अकाउंट और यहाँ पर आ जाएगी मशीनरी 2। ये कितने के परचेज़ की थी हमने? 1 लाख। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या बनेगी? अभी डायरेक्टली हमको क्या दिया गया है यहाँ पर? 1 अक्टूबर 2023 दिया गया है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2023 अगर दिया गया है तो हमको पहले 31 मार्च 2023 को डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे? हमारा पहले साल का डिप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज करेंगे। तो डेट हमारी आ जाएगी 31 मार्च 2023 और वो क्या बन जाएगी हमारी यहाँ पर? वो बन जाएगा हमारा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा, अभी कितना है? 10% बोला गया है ना हमको, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 10%। तो देखो अभी कैलकुलेटर आपको लेना है, ठीक है। कैलकुलेटर के अंदर आप क्या करोगे? सबसे पहले 2 lakhs वाला कैलकुलेट करोगे। मशीनरी 1 का कितना आएगा? 2 lakhs इंटू 10%, ये कितना आ गया आपका? 20,000। इसको आप क्या करोगे? यहाँ पर मेमोरी प्लस करोगे क्योंकि ये आपको पूरे साल का लेना है। तो ये मेमोरी प्लस का आप बटन दबाए। इसके बाद फिर से आपको कैलकुलेटर को रिफ्रेश करना है, मतलब फिर से ऑन वाला बटन दबाना है। इसके बाद आपको मशीनरी 2 का डिप्रिसिएशन निकालना है। मशीनरी 2 हमारे बुक्स में कितने मंथ्स के लिए थी? 6 मंथ्स के लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 मंथ्स के लिए थी। इसलिए इसके ऊपर हाफ डिप्रिसिएशन ही चार्ज होगा। तो हम अभी 1 लाख के ऊपर 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 6/12, मतलब 6 मंथ्स का आपको सिर्फ डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो वो आपका कितना आ जाएगा? ₹5,000। और ये 5,000 को आप फिर से मेमोरी प्लस करोगे और ये मेमोरी प्लस करने के बाद आप मेमोरी रिकॉल करोगे। तो आपका टोटल डिप्रिसिएशन कितना आ गया यहाँ पर? 25,000 रुपीज़ आ गया। तो आप डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर कितना चार्ज करोगे? यहाँ पर 25,000 रुपीज़ चार्ज करोगे। तो ये 25,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया। और यही हम इधर डिप्रिसिएशन अकाउंट में हम कहाँ पर लिखेंगे? 31 मार्च 2023 को हमको पहला बाय मशीनरी अकाउंट कितना आया डिप्रिसिएशन? 25,000 का। और साथ में ही हमने इसको 31 मार्च 2023 को ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी आई एम सो सॉरी ब्रो। 2 मशीनरी अकाउंट, यस। और हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब P&L अकाउंट को हम इसको क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये हो जाएगा हमारा 25,000 रुपीज़। और इसी के साथ ये बैलेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। 25,000 ये कौन सा? फर्स्ट ईयर का 25,000। तो ये हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो गया है, ठीक है। इसके बाद अभी हमको क्लोज क्या करना है? मशीनरी अकाउंट क्लोज करना है। तो मशीनरी अकाउंट क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे? आप लोगे दोनों साइड का टोटल, कौन सा हमारा ज़्यादा है? डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है। तो डेबिट साइड टोटल हम दोनों साइड लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? 31 मार्च 2023 को हम बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर? बाय बैलेंस कैरिड डाउन टू कितना होगा? अभी हमारा ये कैलकुलेटर पे 25,000 आया था, देखो। इसको आप डायरेक्टली क्या कर दोगे?
3 लाख रुपीज़ कर दोगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, निगेटिव 2,75,000। तो ये अगर आपने प्लस माइनस वाला जो बटन होता है वो दबा दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये 2,75,000 आपको यहाँ पर बैलेंस आएगा। आप ये अपने मुंह से नॉर्मल कैलकुलेशन से भी दिमाग यूज़ करके कर सकते हो, बट अगर किसी को टफ जा रहा होगा, किसी को श्योरिटी चाहिए अपने आंसर से, तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये सब हो जाने के बाद आपको आपकी मेमोरी क्लियर कर देनी है। तो मेमोरी क्लियर करने के लिए क्या करोगे आप, मेमोरी रिकॉल वाला जो बटन है ना, ये मेमोरी रिकॉल वाला बटन 2 बार प्रेस करोगे तो आपकी मेमोरी क्लियर हो जाएगी। मतलब यहाँ पर मार्क आता है देखो कॉर्नर में मेमोरी वाला, वो क्लियर हो गया, मतलब आपका मेमोरी क्लियर हो गई। और आप फिर से स्टार्ट बटन दबाएंगे तो आपका पूरा कैलकुलेटर जो होगा रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अभी हमको नेक्स्ट क्या कहा गया है, द मशीनरी परचेस्ड ऑन क्या था, 1 अप्रैल 2022 वॉज सोल्ड फॉर ₹90,000। और ये कब बेची गई थी, 1 अक्टूबर 2023 को बेची गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी 1 अक्टूबर 2023 को मशीनरी सेल होगी, बराबर। बट वो मशीनरी सेल होने से पहले हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसका 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन, अप्रैल से सितंबर तक का डिप्रिसिएशन हमको पहले यहाँ पर चार्ज करना पड़ेगा। तो वो चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 अक्टूबर 2023 को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर डिप्रिसिएशन 6 मंथ्स के लिए। तो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 2 लाख रुपीज़ था, उस पर 10% हमको ईयरली डिप्रिसिएशन था। तो 6 मंथ्स निकालने के लिए आप इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आपका 10,000 रुपीज़ जो है आपका 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन यहाँ पर आप चार्ज करोगे, ठीक है। इसके बाद आप इसको सेल करोगे 1 अक्टूबर 2023 आप मशीनरी सेल कर रहे हो। कितने रुपीज़ को सेल कर रहे हो, तो 90,000 रुपीज़ को सेल कर रहे हो। तो आपका बाय बैंक अकाउंट एंट्री क्या बनने वाली है, आप मशीनरी सेल करने के बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट आएगी एंट्री, बराबर। तो आपकी ऑटोमेटिकली मशीनरी अकाउंट क्रेडिट बाय बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 90,000 रुपीज़, जितने को आपने मशीनरी सेल की उतना। तो आपका अभी देखो मशीनरी 1 हमने बेची है, बराबर। तो मशीनरी 1 के कॉस्ट एट द टाइम ऑफ सेल कितना था, मतलब जो भी बैलेंस था हमारे अकाउंट में वो एट द टाइम ऑफ सेल कितना था। तो वो स्टार्टिंग में हमने 2 लाख की मशीनरी परचेज की, उसके बाद हमने फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना लेस किया था, 20,000, और उसके बाद 6 मंथ्स का हमने कितना लेस किया था यहाँ पर, 10,000। तो हमारी कॉस्ट एट द रेसिजुअल वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल कितना था हमारा, 1,70,000 था। बट वो 1,70,000 का मशीनरी हमने कितने में बेचा है, सिर्फ और सिर्फ 90,000 में बेचा है। तो यहाँ पर हमको क्या हुआ, हमको लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1 हुआ। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी यहाँ पर आप फॉर रेफरेंस मशीनरी 1 लिख सकते हो, कौन सी मशीनरी बेची ये समझने के लिए, ठीक है। तो मशीनरी 1 के अंदर हमको लॉस हुआ, तो ये लॉस हम क्या करेंगे, ये लॉस हम एट द ईयर एंड आप कहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करोगे, या आपने अगर फर्स्ट ऑफ मतलब जिस दिन लॉस हुआ उस दिन भी ट्रांसफ़र किया तो भी चलेगा, दोनों भी सही होते हैं, ठीक है। तो आप कितना लॉस हुआ, अभी 1,70,000 थे और उसमें से हमको सिर्फ 90,000 ही मिले, तो हमारा 80,000 रुपीज़ का यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो वो 80,000 का लॉस हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बनेगी। तो ये क्या हो जाएगी, 1 अक्टूबर 2023 को हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ना ट्रांसफ़र करते हुए हम इसको क्या करेंगे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। हम नया अकाउंट क्रिएट करेंगे यहाँ पर, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। तो ये अकाउंट क्रिएट होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जितने भी साल भर में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हुए वो इकट्ठा हो जाएंगे और एट द ईयर एंड हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना हुआ, यहाँ पर 80,000 रुपीज़ हुआ। आप दोनों मेथड से कर सकते हो, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र कर दो, या फिर आप लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिखा करके
ट्रांसफ़र करो, कैसे भी आपको चलेगा। एग्जामिनर सिर्फ ये देखेगा कि आपने आंसर सही किया है कि नहीं, उसको बाकी ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारी सेल ऑफ मशीनरी इन बिटवीन द पीरियड, मतलब 1 अक्टूबर 2023 को आपको कहा गया था, वो हो गया। अभी इसके बाद आपको नेक्स्ट डायरेक्टली 1 अक्टूबर मतलब 1 अक्टूबर 2024 दिया गया है, तो इसके बीच में हमको ईयर एंड आ रहा है, तो वो ईयर एंड आने की वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो वो डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम क्या डेट लेंगे, हमारा 31 मार्च 2023, और हमारा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर। जस्ट एक सेकेंड ना, यहाँ पर क्या कहा गया है, 1 अक्टूबर को न्यू मशीनरी परचेज की और ओल्ड मशीनरी सेल की, मतलब 2023 के अंदर आपको कोई भी न्यू मशीनरी परचेज नहीं है, तो आपको डायरेक्टली डिप्रिसिएशन अकाउंट लेना है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट आपका आएगा यहाँ पर कितना, तो देखो अभी हमने ओरिजिनली जो मशीनरी 1 थी उसका डिप्रिसिएशन पहले ही चार्ज करके उसको सेल कर दिया, तो वो अभी फिर से हमको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए नहीं लेनी है। हमको कौन सी लेनी है, अभी हमको लेनी है सिर्फ और सिर्फ मशीनरी 2। तो मशीनरी 2 हमको कितनी दी थी, 1 लाख रुपीज़ की दी थी, तो 1 लाख रुपीज़ इंटू 10% का डिप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा 10,000 रुपीज़ फॉर द ईयर 2023, ठीक है। यहाँ पर बाय मिस्टेक 31 मार्च 2024 आएगा, आई एम सो सॉरी, मेरे से ये गलती हो गई। आपने ये गलती एग्ज़ाम के अंदर नहीं करनी है। इसके बाद अभी हम इसका क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो ये बैलेंसिंग करने के लिए हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, टोटल लेना पड़ेगा डेबिट साइड का और टोटल लेना पड़ेगा क्रेडिट साइड का। तो अभी देखो यहाँ पर जस्ट मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आप स्टार्ट कर लो बैलेंसिंग करना, मेरे लिए वेट मत करो, ये तो मेरा चलता ही रहेगा, ठीक है। आपको अच्छे से आंसर दिखना चाहिए, इसलिए ये सब कर रहा हूँ मैं। यस, तो अभी बैलेंसिंग आएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, तो बैलेंसिंग के लिए टोटल हमको लेनी है कहाँ की, हमने यहाँ पर 1 अप्रैल को बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। सबसे पहले 1 अप्रैल 2023 को हम 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लेंगे। देखो ये भी मैं भूल गया, ये आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना था 2,75,000, तो 275 आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, और वही आपकी टोटल आएगी 2,75,000 रुपीज़। और हमारा 2,75,000 में से फिर बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा, ये देखो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा, 2 इक्वल टू दिस माइनस सम ऑफ दी अबाउ सेल्स। ये मैं कैलकुलेटर पे नहीं कर रहा हूँ, बट आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये गलत हो गया है मेरा फॉर्मूला, इक्वल्स टू माइनस सम ऑफ अबाउ सेल्स। ये देखो ये एक्सेल भी नखरे दिखा रहा है अभी, तो हम कैलकुलेटर पे ही कर लेंगे इजी वे। तो उसके लिए हमको अभी क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 2,75,000 कैलकुलेटर पे ले लो, माइनस 10,000 माइनस 90,000 माइनस 80,000 और माइनस हमारा 10,000। तो हमारी वैल्यू ऑफ मशीनरी अभी बची देखो 85,000 रुपीज़,
तो ये 85,000 अगर मेरे वजह से दिखने नहीं रहा होगा तो ये देख लो, ठीक है। फंबल हो जाता है, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है। और अभी हम नेक्स्ट हमारा बैलेंस कैरिड डाउन कर लेंगे यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 को। ये हमारा कितना आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ जाएगा 85,000 रुपीज़। और साथ में आपको ये जो इधर डिप्रिसिएशन वगैरह चार्ज किया था, ये डिप्रिसिएशन अकाउंट को ट्रांसफ़र भी करना होता है। तो यहाँ पर आएगा 1 अक्टूबर 2023 को या 2024 को आपको क्या हुआ था, नहीं 1 अक्टूबर 2023 ही है, 1 अक्टूबर 2023 कितना आया डिप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट ₹10,000 और 31 मार्च को कितना 10,000, तो 31 मार्च 2024 कितना आएगा टू मशीनरी अकाउंट 10,000 और हमारा 31 मार्च 2024 को बाय P&L अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा कितना 20,000 रुपीज़। और हमारा बैलेंसिंग कितने से हो जाएगा यहाँ पर, तो बैलेंसिंग हो जाएगा हमारा 20,000 से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 20,000 ये हो गया सेकेंड ईयर का आपका कंप्लीट। अभी आपको क्या करना है, थर्ड ईयर का चार्ज करना है, जो भी आपको कहा गया है वो सब चीज़ें करनी है। तो देखो 1 अक्टूबर 2024 को क्या कहा गया है हमको, यहाँ पर हमको कहा गया है न्यू मशीनरी वॉज परचेज्ड फॉर ₹2,50,000 while machinery purchased on 1 October 2022 was sold for ₹85,000 ऑन द सेम डे। तो अभी सबसे पहले हम न्यू मशीनरी परचेज की एंट्री करेंगे। तो न्यू मशीनरी हमको कब परचेज किए, 1 अक्टूबर 2025 या 2024 को आपने परचेज की है। कितने की परचेज की है आपने, की है 2,50,000 की। तो टू बैंक अकाउंट हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट आ जाएगा 2,50,000 रुपीज़। और यहाँ पर हम नरेशन में लिखेंगे बाय मतलब ब्रैकेट में मशीनरी 3, ठीक है। आप ये डिप्रिसिएशन के नीचे यहाँ पर मशीनरी 2 लिख सकते हो और यहाँ पर मशीनरी 1 लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने लिखा नहीं है बट आपने लिखना है। इसके बाद नहीं लिखा तो भी ज़्यादा आपके मार्क्स तो नहीं कटेंगे, बट आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा उतना एग्जामिनर को चेक करना इजी जाएगा, इसलिए आपने लिखना इज़ मोर गुड आप बोल सकते हो, आपके लिए अच्छा है वो। तो 1 अक्टूबर 2024 को हमने मशीनरी बेची भी है, तो हमने मशीनरी नंबर 2 बेचा है, जो हमने 1 अक्टूबर 2022 को खरीदी थी, ये 1 लाख वाली। तो ये हमने बेची है। तो ये बेचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 6 मंथ्स का। तो वो डिप्रिसिएशन हमारा कितना आ जाएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अभी देखो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से लेना है, 1 लाख रुपीज़ इंटू 10% इंटू 6/12। तो ये डिप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5,000 रुपीज़। तो हमने टोटल अभी तक कितना डिप्रिसिएशन कम किया है। तो अगर आपका अभी तक थोड़ा सा ब्रेन डेवलप हुआ होगा या आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, तो एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2024 आपका बैलेंस कैरिड डाउन जो था मशीनरी 2 का, वो सिर्फ और सिर्फ 85,000 था। और उसके बाद आपने इस साल हाफ डिप्रिसिएशन चार्ज करके उसका बैलेंस कर दिया है 85,000 माइनस 5,000 इज 80,000 रुपीज़ आपने कर दिया है। तो 80,000 की मशीनरी आपने कितने को बेची, तो आपने वो बेची है ₹85,000 को। मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ रहा है। तो वो हमारे लिए अभी एंट्री कैसे बनेगी इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो 1
अक्टूबर 2024 हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपीज़ आए हमको मशीनरी 1 बेच के? तो हमको आए, सॉरी मशीनरी 2 बेच के, तो मशीनरी 2 बेच के हमको आए यहाँ पर 85,000 रुपीज़। वो मशीनरी की वैल्यू कितनी थी हमारी बुक्स के अंदर? वो थी सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपीज़। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? 1 अक्टूबर 2024 को हमको लिखना पड़ेगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक और ग्लिच, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट कितना बन जाएगा हमारा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी बन जाएगा 5,000 रुपीज़। कैसे आया ये अमाउंट? तो आपका 80,000 का वैल्यू था और 85,000 में आपने बेचा, तो 5,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद अभी देखो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना ही था हमको अभी तक, ठीक है। क्या क्या था हम अभी एक बार क्रॉस चेक कर लेते। तो हमको मशीनरी दी गई थी, हमने वो ली। उसके बाद 1 अक्टूबर को कुछ मशीनरी बेची, हमने बेच दी। उसके बाद 1 अक्टूबर 24 को हमको कुछ मशीनरी खरीदनी थी, वो हमने खरीदी और साथ में ही पुरानी वाली बेच दी। तो ये सारे एंट्रीज अभी क्या हो गए हमारे? कंप्लीट हो गए। और अभी हमको क्या करना है? यहाँ पर हमको बैलेंसिंग करना है, हमारा अकाउंट क्लोज करना है। तो वो अकाउंट क्लोज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर 31 मार्च 2025 को हमको बोला गया क्वेश्चन में 31 मार्च 2025 तक के अकाउंट्स आपको बनाने हैं। तो आपका यहाँ पर बाय डिप्रिसिएशन आ जाएगा। कितना आएगा? तो बाय डिप्रिसिएशन आपका अभी देखो मशीनरी 1 आपकी बेच दी गई है, मशीनरी 2 आपकी बेच दी गई है, अभी सिर्फ आपके पास मशीनरी 3 है। तो मशीनरी 3 का डिप्रिसिएशन आपका कितना बनेगा? ये सिर्फ 6 मंथ्स के लिए आपके पास है। तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% और इसको इंटू 6/12 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 12,500 रुपीज़। इतना ही आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है इस वाले ईयर के अंदर। और इसके साथ ही आपका बैलेंसिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर? 31 मार्च 2025 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये कितना बन जाएगा? अभी आपको डेबिट साइड की टोटल लेनी है 85,000 प्लस 2,50,000 प्लस 5,000 माइनस, मतलब ये टोटल अभी कितना आया है यहाँ पर? ये टोटल हमारा आया है 3,40,000, ठीक है। तो 3,40,000 और इधर भी 3,40,000 और उसमें से हम लेस करेंगे माइनस 5,000 माइनस 85,000 और माइनस 12,500। तो हमारा यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा? 2,37,500 रुपीज़। ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर? बैलेंस कैरिड डाउन बन जाएगा 31 मार्च 2025 के लिए। तो इसी के साथ हमारा मशीनरी अकाउंट का जितना काम था वो कंप्लीट हो गया। अभी हमको ये लास्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हमारे डिप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो आप कैसे करोगे? फिर से हमारा अभी एंट्री क्या आ जाएगी यहाँ पर? 1 अक्टूबर 01/010 इंटू 024 कितना आएगा? 2 मशीनरी अकाउंट। और इधर भी आप लिख सकते हो कौन से मशीनरी अकाउंट का आपने दिया है। यहाँ पर मशीनरी 2 अगर आपको लिखना होगा आप लिख सकते हो, ठीक है। लिखा तो बेटर है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपने आपके नोटबुक के अंदर लिखना है। मैं टाइम सेव करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 मशीनरी अकाउंट कितना आ गया यहाँ पर? 5,000 रुपीज़ आ गया। गलती से मिस्टेक हो जाती है। और साथ में ही 31 मार्च 2025 को 2 मशीनरी अकाउंट हमारा कितना आ जाएगा? 12,500 रुपीज़। और इसका टोटल इस साल का हम टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा
टोटल आ जाएगा 17,500 और बाय अभी 31 मार्च 2025 को बाय P&L अकाउंट आपकी एंट्री यहाँ पर बन जाएगी 17,500 रुपीज़। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फाइनल हो गया। मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, मतलब आपको अच्छे से समझ आएगा। आउटसाइड बॉर्डर, नो बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स, ठीक है। इसके साथ साथ F4 और F4 ये हो गए बैलेंसिंग ये, और इसको भी मैं आउटसाइड बॉर्डर अभी दे देता हूँ। यस, तो ये हमारे आंसर्स बन गए हैं। आपको अभी इसको टैली करना है हमारे मॉड्यूल के साथ। तो अभी देखते हैं मॉड्यूल के अंदर क्या आया गया है। देखो 1 अप्रैल का 31 मार्च 2023 का बैलेंस कैरिड डाउन 2,75,000 हमारा भी उतना ही था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का बैलेंस कैरिड डाउन 85,000 और इन्होंने भी देखो डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 का चार्ज किया, फिर बैंक अकाउंट में उनके पैसे आए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उनको लॉस हुआ। अभी इन्होंने देखो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया है। आप दोनों भी मेथड फॉलो कर सकते हो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, या फिर डायरेक्टली ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों भी चलेगा। दोनों भी आपको मार्क्स दिलाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये वाला मार्क्स दिलाएगा दूसरा वाला नहीं दिलाएगा, दोनों भी चलेंगे। इसके बाद 31 मार्च को मशीनरी 2 का डिप्रिसिएशन सिर्फ आना चाहिए यहाँ पर। तो मशीनरी 2 का डिप्रिसिएशन कितना आएगा, इन्होंने 10,000, इन्होंने गलती से 1 और 2 लिख दिया है, बट ऑलरेडी 1 जो है हमारी सेल हो गई है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ मशीनरी 2 का डिप्रिसिएशन यहाँ पर 10,000 रुपीज़ आने वाला है। इसके बाद किया सब बराबर है, सिर्फ लिखते टाइम 1 और 2 लिखा है, तो ये गलत है, सिर्फ मशीनरी 2 है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट ईयर के अंदर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है 85,000 को। फिर हमको नई मशीनरी हम परचेस करते हैं 2,50,000 की। उसके बाद हम ओल्ड मशीनरी जो मशीनरी 2 थी हमारी वो सेल करते हैं। वो सेल करने पर हमको क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। तो वो प्रॉफिट हम क्या करते थे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते। तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5,000 रुपीज़। डिप्रिसिएशन हमने हाफ ईयर का 5,000 चार्ज किया, बैंक अकाउंट में 85,000 आए, और जो 2,50,000 वाली मशीनरी थी उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया हाफ ईयर का 12,500। तो ये आपका बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ गया यहाँ पर 2,37,500 आ गया है। और वही डिप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट ईयर 25,000, सेकेंड ईयर 20,000 और थर्ड ईयर 17,500। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से, इलस्ट्रेशन नंबर 4 अच्छे से समझ गया है। ऐसे क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं। ICAI के CA फाउंडेशन के मॉड्यूल के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपने आपके प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने हैं। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके 8 मार्क्स जो है 8 मार्क्स से 10 मार्क का ये क्वेश्चन बन सकता है, वो आपका कच्चा रह जाएगा। तो ये करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। अभी हम जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, जो हमारा सबसे पेचीदा क्वेश्चन था, ये डाउट्स क्रिएट करने वाला क्वेश्चन था। तो इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ सब कुछ, और हम इसको फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया गया है। तब मैंने आपको ये सिर्फ डिक्टेट करके बताया था कल के लेक्चर में। आज इसको हम अच्छे से सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। यस, तो मैंने ये सारा
क्लियर कर दिया है और अभी हम इसको फिर से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कहा गया है और आंसर के अंदर क्या कहा गया है। अगर ट्राई किया जाए तो ये हम एक्सेल के ऊपर मैं सॉल्व कर सकता हूँ, आप नोटबुक के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको वर्किंग नोट्स बना करके दिखा देता हूँ, बाकी मशीनरी अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट आप खुद बना लो। क्वेश्चन के अंदर नहीं कहा गया है डिप्रिसिएशन अकाउंट, बट आपको अगर इच्छा हो तो आप बना सकते हो, या फिर नहीं बनाया तो भी चलेगा, सिर्फ मशीनरी अकाउंट और वर्किंग नोट्स भी बना लिए, दैट इज़ इनफ। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमको क्या कहा गया है, एम लिमिटेड, yes, M Limited, which depreciates its machinery at 10% per annum, depreciation का रेट दिया गया है 10% per annum, according to diminishing balance method, WDV method, return down value method आपको यूज करनी है, had on 1st of April 2024 machinery of rupees 4,86,000। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को एम लिमिटेड के बुक्स के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन जो था वो था 4,86,000 रुपीज़। करेक्ट, ये इतना समझ आया। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, मतलब 1 अप्रैल 24 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक क्या क्या हुआ। द मशीनरी purchased on 1st April 22 of rupees 60,000 was sold for rupees 40,000 on 1st October 2024। इसको समझ लेते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है। तो देखो, हमारे 1 अप्रैल को बैलेंस ब्रॉट डाउन था 4,86,000 और इसमें की ही एक मशीनरी थी 1 अप्रैल 2022 को खरीदी हुई जिसकी कॉस्ट थी 60,000 और वो मशीनरी हमने अभी सेल कर दी कितने को, ₹40,000 को। ये सबको समझ गया। और कब सेल की, 1 अक्टूबर 2024 को सेल की। इसके बाद अ न्यू मशीनरी वॉज परचेस्ड, कॉस्टिंग कितना, ₹75,000 एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट, मतलब 1 अक्टूबर 2024 को ही हमने एक नई मशीनरी परचेज की और उसको इंस्टॉल किया। कितने की परचेज की हमने, वो 70,000 रुपीज़ की परचेज की। इंस्टॉलेशन चार्जेस उसके थे 5,000 रुपीज़। ठीक है, इतना आपको समझ गया, मुझे भी समझ गया। अभी नेक्स्ट पढ़ते। द कंपनी वांट्स टू चेंज इट्स मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड टू स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी यहाँ पर चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन हमको कहा गया है, तो और उसका विथ इफेक्ट फ्रॉम कहाँ से, 1 अप्रैल 2022 से आपको उसका इफेक्ट देना है। तो आप क्या करोगे, अभी हमको हमने तो पहले से रिटर्न डाउन वैल्यू से डिप्रिसिएशन चार्ज करके रखा है, अभी हमको क्या करना है, हमको स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करना है। वो भी हमको 1 अप्रैल 2022 से लेकर के जितना आज तक का डिप्रिसिएशन बनता है वो पूरा चार्ज करना है। और जो भी डिफरेंस आएगा हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड का, वो एडजस्ट करना है हमको कब, 31 मार्च 2025 को एडजस्ट करना है। द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रिमेनिंग द सेम एज अबव, मतलब जो हमारा डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर जो 10% का रेट था वही स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमारा कंटिन्यू होने वाला है, सिर्फ मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन हम चेंज कर रहे हैं। और शो हमको क्या कहा गया, अभी क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है शो द मशीनरी अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। आपको मशीनरी अकाउंट तैयार करना है 31 मार्च 2025 का, मतलब ही इन शॉर्ट 24-25 ये एक साल का मशीनरी अकाउंट आपको यहाँ पर क्रिएट करना है, आपको बनाना है आपके बुक्स के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स से शुरुआत करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी वर्किंग नोट्स, क्योंकि अगर हमने सारे अमाउंट्स एक बार कैलकुलेट कर लिए, हमारे पास सारे अमाउंट्स हमारे हाथ में आ गए, हमारे मुट्ठी में आ गए, तो हम इजीली उसको हमारे मशीनरी अकाउंट के अंदर क्या कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, अभी वर्किंग नोट्स देखने हैं। तो ये वर्किंग नोट्स कैसे किए हैं,
तो वर्किंग नोट्स अभी देखो, मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, ये फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो ये वर्किंग नोट्स हमने कैसे किए हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट्स के अंदर अभी देखो, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो हमने मशीनरी सेल की थी, कौन सी, 1 अप्रैल 2022 को 60,000 में खरीदी थी और 40,000 में उसको 1 अक्टूबर 2024 को बेच दिया था। तो ये मशीनरी के ऊपर हमको कितना लॉस हुआ है, हमको वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लॉस, कैलकुलेशन ऑफ लॉस और प्रॉफिट जो भी आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2022 हमारा था 60,000। इसमें से फिर हमने 22-23 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना, 10%, वो हमारा लेस हुआ ₹6,000। फिर हमारी मशीनरी की कॉस्ट ऑन ओपनिंग कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2023 कितनी बनी, 54,000। उसके बाद हमने 23-24 का डिप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज किया डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से, कितना, 10% ऑफ 54,000, कितना हो गया वो, 5,400। उसके बाद हमारा 1 अप्रैल 2024 को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है 48,600 रुपीज़। मतलब हमको ये जो अमाउंट दिया गया है 4,86,000, ये जो टोटल अमाउंट है, इसमें से ये जो मशीनरी थी वो मशीनरी का अमाउंट कितना है, 48,600 रुपीज़। ये मशीनरी का अकाउंट हमको दिया गया है, मशीनरी का अमाउंट, मतलब वो उसमें से उतना था, ठीक है। तो हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया 1 अप्रैल 24 को। फिर हमने 1 अक्टूबर 2024 को इसको बेच दिया, कितने में बेचा, 40,000 रुपीज़ में बेचा। तो ये बेचने से पहले हम क्या करेंगे, हाफ ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हाफ ईयर का डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, तो हमको बैलेंस कैरिड डाउन कितना था वो मशीनरी का, वो मशीनरी का बैलेंस कैरिड डाउन था 48,600 रुपीज़। तो 48,600 को आप क्या करोगे, आपके कैलसी पर लोगे और मल्टीप्लाइड बाय 10% करोगे, तो ये आपका आ जाएगा पूरे साल का डिप्रिसिएशन। और इसको ही आप इंटू 6/12 मतलब ही डिवाइड बाय 2 आप अगर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2430। आपका हाफ ईयर का डिप्रिसिएशन कितना बनता है, 2,430 रुपीज़। ये आपने लेस करने के बाद आपका क्या आएगा यहाँ पर, बैलेंस एज ऑन 1 अक्टूबर 2024। तो बुक वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर 2024 आपकी बनेगी 46,170। ये कहाँ से आई, 48,600 माइनस 2,430। तो ये कितना बन जाएगा, 46,170 रुपीज़। और फिर ये बुक वैल्यू की मशीनरी आपने सेल की है ₹40,000 को, तो अमाउंट रियलाइज उसमें से आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, सेल ऑफ मशीनरी आप लेस कर दोगे। तो बुक वैल्यू में से आप सेल ऑफ मशीनरी 40,000 लेस कर दिए, तो आपका लॉस ऑन सेल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6,170 रुपीज़ हो जाएगा। ये आपकी क्या बनेगी, पहली वर्किंग नोट बनेगी कि आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है। इसके बाद हमको क्या कहा गया है, हमारी मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, या फिर इसके पहले हमको क्या कहा गया है, नया मशीनरी परचेज किया है, तो वो नया मशीनरी परचेज का हम सीधा सीधा हमारे बुक्स के अंदर एंट्री कर देंगे। इसके बाद हमको कहा गया है चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन है, तो वो चेंज क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में जाना है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% ही रहेगा, सिर्फ मेथड चेंज होगी। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपने स्टार्टिंग से, मतलब आपको विथ इफेक्ट फ्रॉम 2022 बोला है ना, तो आपको स्टार्टिंग से स्ट्रेट लाइन मेथड का डिप्रिसिएशन वर्किंग नोट के अंदर कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका ओरिजिनल वैल्यू हमको पता नहीं है, हमको सिर्फ 1 अप्रैल 2024 का बुक वैल्यू दिया गया, तो उसके लिए हमको पहले 2 साल का डिप्रिसिएशन पीछे लेना पड़ेगा, मतलब उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद हमको स्ट्रेट लाइन मेथड का डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, फिर हमको डिमिनिशिंग बैलेंस का डिप्रिसिएशन पूरा फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर वो दोनों को आप जब प्लस माइनस करोगे, जो भी आपका वैल्यू आएगा वो आपका डिफरेंस बिटवीन डिप्रिसिएशन आ जाएगा। तो वो कैसे करना है, तो अभी हम ये वाली सेकंड एडजस्ट
एडजस्टिंग मतलब जो भी हमारा वर्किंग नोट है एडजस्टमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन का, एडिशनल डिप्रिसिएशन जो हमको लेस करना है, उसके लिए आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2022 ये आप फाइंड आउट करोगे। तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आपको देखो यहाँ पर दिया गया है कि मतलब समझो 4,86,000 आपको 1 अप्रैल 2024 का बुक वैल्यू दिया गया है। तो आपने ये बुक वैल्यू कहाँ से लाया? लास्ट ईयर में से 10% माइनस करके लाया, बराबर। मतलब ही अगर आपने 10% अगर माइनस किया है तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, जो भी एक्स अमाउंट था उसका आप 10% लेस करके 90% हिस्सा आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये जो 4,86,000 है ये लास्ट ईयर के एक्स अमाउंट का 90% है, बराबर। तो अगर आपको 100% ढूंढना है, मतलब लास्ट ईयर का एक्स वैल्यू आपको ढूंढना है, बुक वैल्यू, तो आप क्या करोगे यहाँ पर? तो आप 4,86,000 आपके कैलकुलेटर पर लोगे, इसको डिवाइड बाय 90% अगर आप करोगे, डिवाइड बाय 90% आप अगर करोगे तो वो आ जाएगा 5,40,000 रुपीज़। मतलब ये फर्स्ट अप्रैल 2023 को आपकी बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी थी 5,40,000 रुपीज़। अभी देखो ये वैल्यू भी आपकी पिछले साल की 90% है, पिछले साल की बुक वैल्यू की 90% है, ठीक है। तो इसको भी आपको फिर से अभी रिवर्स करना पड़ेगा, आपको और एक साल पीछे जाना है, आपको 2022 से आपका कैलकुलेट करना है। तो पिछले साल की वैल्यू निकालने के लिए फिर से आप क्या करोगे? 5,40,000 जो आपका आया है ना, उसको ही डिवाइड बाय 90% करोगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कैलकुलेटर के ऊपर देखो 6 लाख रुपीज़। यही 6 लाख रुपीज़ इन्होंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। इनका कैलकुलेट करने का मेथड रिटर्न फॉर्मेट वाला है, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करके सिर्फ लिख सकते हो कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1 अप्रैल 2022 का 6 लाख रुपीज़ आएगा। और उसको कैलकुलेट हमने कैसे किया है? तो सिर्फ शो करने के लिए आपको 4,86,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 आपको लिखना है। तो इन्होंने भी वही दिखा है, ठीक है। 4,86,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 और फिर से जो अमाउंट आएगा उसको फिर से डिवाइड बाय 90 इंटू 100। तो ये आपका क्या बन जाएगा? हमारा कॉस्ट ऑफ मशीनरी मतलब बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2022 हमारा आ जाएगा 6 लाख रुपीज़, ठीक है। इसके बाद हमने जो भी मशीनरी 2024 के अंदर सेल की थी 60,000 रुपीज़ की, बराबर, तो वो मशीनरी हमको क्या कर देनी है? अभी यहाँ से हटा देनी है, क्योंकि वो मशीनरी हमारे बुक्स के अंदर है ही नहीं। तो हमारा ओरिजिनल ग्रुप ऑफ मशीनरी कितना बन जाएगा अभी? तो 6 लाख रुपीज़ की मशीनरी थी, उसमें से हमने 60,000 की बेच दी है, तो हमारा ओरिजिनल मशीनरी कितना आ जाएगा? अभी 5,40,000 ही आ जाएगा। अब ये 5,40,000 आने के बाद आप क्या करोगे? तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड से और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, दोनों भी मेथड से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। तो ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो 5,40,000 इंटू 10% आपका आ जाएगा 22-23 का डेप्रिसिएशन। कितना? 54,000। और यही आपको हर साल लेना है, तो आपका नेक्स्ट ईयर का भी 54,000 ही आने वाला है। तो आप क्या करोगे? 54,000 मेमोरी प्लस करोगे और फिर से हमारा 5,40,000 इंटू 10%, ये हमारा कितना, कौन से साल का बन गया? 23-24 का डिप्रिसिएशन बन गया। तो ये आप क्या कर दोगे? मेमोरी प्लस करके मेमोरी ऐड कर दोगे, तो हमारा 1,08,000 रुपीज़ जो है ये स्ट्रेट लाइन मेथड से हमारा डिप्रिसिएशन क्या हो रहा है? आ रहा है, ठीक है। बट हमने जो डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है हमारे बुक्स के अंदर, ऑलरेडी हमने डिप्रिसिएशन कुछ प्रोवाइड करके रखा होगा ना पहले ईयर्स में, तो हमको फिर अगर हमने पूरा का पूरा 1,88,000 अगर चार्ज कर दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, हम रॉन्ग वे के अंदर चले जाएंगे डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन के। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले जो डिप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी चार्ज कर रखा है उसमें ही सिर्फ
जो जितना अमाउंट हमको ज़रूरी है 1,08,000 जाने तक के लिए, उतना ही हम चार्ज करके वहाँ पर बैलेंस क्या कर देंगे, हमारा चार्ज कर देंगे मशीनरी अकाउंट को। तो हमको अभी फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड का फाइंड आउट कर लिया, अभी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का डेप्रिसिएशन। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हमारा देखो ओरिजिनल ग्रुप कितना था, ओरिजिनल ग्रुप हमारा था 5,40,000 रुपीज़। फर्स्ट ईयर का मतलब हमारा 22-23 का डिप्रिसिएशन कितना आएगा इंटू 10%, तो ये कितना हो गया 54,000 रुपीज़ डिप्रिसिएशन हो गया। इसको आप क्या करोगे, इसको आप मेमोरी प्लस के अंदर सेव करके रखोगे, आपका फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन है। फिर कैलकुलेटर पर डायरेक्टली फाइंड करने के लिए आप नेक्स्ट क्या करोगे, आपका नेक्स्ट ईयर का वैल्यू लाने के लिए आप डायरेक्टली माइनस इक्वल टू प्रेस करोगे। माइनस इक्वल टू प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली 5,40,000 में से 54,000 जो है ना वो डिडक्ट हो जाएंगे और आपका बैलेंस आ जाएगा 4,86,000 रुपीज़। 4,86,000 आने के बाद अभी आपको इसके ऊपर फिर से 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, तो ये फिर से आप 4,86,000 को मल्टीप्लाइड बाय 10% करोगे, तो ये कितना आ गया हमारा 48,600 रुपीज़ का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। फिर हम इसको मेमोरी प्लस कर देंगे। अब ये हमारा 2 साल का डिप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। अब हम इसको मेमोरी रिकॉल करेंगे, तो ये हमारा कितना हुआ 1,02,600 रुपीज़ का डिमिनिशिंग वैल्यू से मतलब हमने अब तक इतना चार्ज करके हमारा जो भी बैलेंस था 1 अप्रैल 24 को कितना था दिया हुआ, क्वेश्चन क्या 4,86,000 जो था हमको दिया हुआ वो हमारा आ गया, देखो 4,86,000। अभी 4,86,000 आने के बाद हमने तो टोटल डिप्रिसिएशन 1,02,600 ही चार्ज किया है, बट हमको अभी मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन चेंज करना है, हमको रिटर्न डाउन से स्ट्रेट लाइन जाना है और विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 22 जाना है। तो आप क्या करोगे, जितना डिफरेंस आपके स्ट्रेट लाइन वाले डिप्रिसिएशन में और डिमिनिशिंग वैल्यू वाले डिप्रिसिएशन में आएगा, उतना डिफरेंस आप आपके मशीनरी अकाउंट को चार्ज कर दोगे। तो वो डिफरेंस फाइंड आउट कैसे करोगे, तो ये आपका जो 1,02,600 आया है ना, इसको किस में से लेस कर देना है, आपको 1,08,000 में से आप लेस कर दोगे, तो आपका 5,400 रुपीज़ जो है ये डिफरेंस आ जाएगा। और ये डिफरेंस आप कहाँ पर चार्ज करोगे, ये आप चार्ज करोगे आपके मशीनरी अकाउंट के अंदर, जो भी आपका डेट ऑफ डिप्रिसिएशन होगा उस दिन आप चार्ज करोगे। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट हमको क्या कही, मतलब थर्ड वर्किंग नोट के अंदर हमको क्या कहा गया है, तो हमको प्रॉफिट और मतलब अभी पढ़ लेते पहले, उसके बाद डिप्रिसिएशन फॉर 24-25 मतलब इस साल का स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या डिप्रिसिएशन आता है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ऑन मशीनरी सोल्ड, जो 60,000 की मशीनरी सोल्ड थी उसका 2,430 आ जाएगा। उसके बाद जो मशीनरी नई परचेज करके इंस्टॉल की है 75,000 की, उसका स्ट्रेट लाइन मेथड से 3,750 रुपीज़ आ जाएगा। और जो मशीनरी हमने प्रीवियसली बॉट करके रखी थी दैट इज़ ऑन रुपीज़ 5,40,000 स्टार्टिंग का बुक वैल्यू, उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड से हमारा 10% से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 54,000 का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। तो ये 54,000 का डिप्रिसिएशन हम सारे तीनों डिप्रिसिएशन ऐड करके हमारा 24-25 ये ईयर के लिए डिप्रिसिएशन हमारा कितना बनेगा 60,180 रुपीज़ हमारा यहाँ पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा फॉर द ईयर 24-25। तो यही सब अभी आपके वर्किंग नोट्स कंप्लीट होने के बाद आपको मशीनरी अकाउंट तैयार करना है। अब मशीनरी अकाउंट तैयार करने के लिए आप क्या करोगे, तो 2024 1 अप्रैल को बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे। कितना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 4,86,000 दिया गया है। इसके बाद 1 अक्टूबर को क्या होता है, 1 अक्टूबर को आप मशीनरी सेल करते हो, तो वो मशीनरी सेल करते हो तो आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो हाफ ईयर का, तो वो डिप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 2430 जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर रखा है।
इसके बाद हमने मशीनरी सेल करके हमको कितना मिला, बाय बैंक अकाउंट हमको मिला 40,000 रुपीज़, हमको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। इसके बाद हमने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करा, हमको लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हुआ था, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कितना बन जाएगा, 6,170 रुपीज़ बन जाएगा। इसके बाद हमने 1 अक्टूबर को मशीनरी भी परचेज़ की थी, और वो मशीनरी हमने कितने की परचेज़ की थी, 70,000 की, और साथ में हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए थे, कितने पे किए थे, 5,000 रुपीज़ के। तो टू बैंक अकाउंट हमारा आ जाएगा 75,000 रुपीज़। इसके बाद हमने वर्किंग नोट 3 में डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड आउट किया था, तो वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा। अब ये देखो, टोटल हमने भले ही 60,180 कैलकुलेट किया है, बट उसमें से हमने 2430 ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर रखा है 1 अक्टूबर को, तो हमारा बचा हुआ डेप्रिसिएशन मतलब 54,000 प्लस 3,750 हमको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है हमारे डेप्रिसिएशन अकाउंट को। तो वो हमारे अमाउंट क्या आ जाएगी, 57,750 रुपीज़। इसके बाद हमको जो हमारा चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आया है वो कितना आया है, उसके वजह से हमको लॉस आया है, तो वो लॉस मतलब ही एडिशनल डेप्रिसिएशन हमको कितना करना पड़ेगा चार्ज, तो वो करना पड़ेगा 5,400 रुपीज़ हमको चार्ज करना पड़ेगा हमारे प्रॉफिट मशीनरी अकाउंट को, और वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये वाली आपकी एंट्री हो जाएगी, और ऐसा दिखेगा आपका मशीनरी अकाउंट, और एंड में आप क्या करोगे, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग करके आप उस अकाउंट को क्लोज कर दोगे। तो वो बैलेंस कैरिड डाउन आपका आ जाएगा 4,49,250 रुपीज़। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा है। इलस्ट्रेशन 3 मैंने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर शायद कुछ मिस्टेक्स कर दी थी, इसलिए मेरे से भी गलती हुई थी, बट आई एम रेक्टिफाइंग दैट क्वेश्चन इन दिस लेक्चर। तो आई होप आपको ये वाला अभी इलस्ट्रेशन समझ गया होगा अच्छे से, और इसी के साथ जो हमारा ये वाला चैप्टर है, ये चैप्टर ख़त्म होता है। जितना भी मॉड्यूल के अंदर दिया गया है उतना मैंने कवर कर लिया है विथ ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन। तो आई होप आप लोग इसके क्वेश्चंस फाइंड आउट करके प्रैक्टिस करोगे, ये सारा थियरी पढ़ोगे, और थियरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद ही एग्ज़ाम देने जाओगे, और साथ साथ में इसके हैंड रिटन नोट्स भी आपके नोटबुक के अंदर बनाओगे। एट द एंड ऑफ दिस बैच जो भी हमको अपने नोटबुक का PDF भेजेगा अच्छे नोट्स बनाया हुआ, उसको हम सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन हमारे तरफ से प्रोवाइड करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी आपको मिलेगा कि बेस्ट नोटबुक अवार्ड के तरह वो होगा आपके लिए। तो आई होप आपने ये वीडियो एंड तक मेरे साथ देखा है, सारे इसके पहले के जितने मैंने चैप्टर्स पढ़ाए वो भी देखे हैं, और ये देखने के बाद ही आप नेक्स्ट अभी यहाँ पर आए हो। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर में फाइनल अकाउंट्स स्टार्ट करने वाला हूँ। पार्टनरशिप वाला हम बाद में लेंगे, पहले फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप, फिर NPO, फिर कंपनी अकाउंट्स, और उसके बाद फिर हम करेंगे पार्टनरशिप एट द एंड। तो ये मेरा नेक्स्ट सीक्वेंस रहने वाला है। तो मेरे साथ पूरा बैच कंप्लीट करना है, अच्छे से देखना है, रिव्यूज़ देना है, हमको कमेंट्स के अंदर कुछ डाउट आता है तो पूछना है, और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और साथ साथ में ही हमारे साथ नेक्स्ट CSEET के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए ज्वाइन भी होना है। तो आई होप आपको आज का पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आ गया है। मैं लेक्चर को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।